हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि इसके नाम में ही ले रखा है, मैंने पहले भी बता रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बता रखा है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका क्या यूज है, उसका क्या एप्लीकेशन है बायोलॉजी में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ डील करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज किया गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि रिवॉल्यूशन जो है वो दो रिवॉल्यूशन, ऐसे हम लोग मेन दो रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ या मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, तो जो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ तो मिल्क रिवॉल्यूशन को व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से जानते हैं। ओके, जिसको बर्गिस कुरियन ने किया था। ओके, जिसको श्रेय उनको दिया जाता है। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को चालू करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एन बोरलॉग या नॉर्मन बोरलॉग। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक टेक्निक यह निकाला कि क्या होता था कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है और खेती करने लायक जो जमीन है वो सीमित संसाधन है, वो तो बढ़ नहीं रही है। तो होता क्या है कि खेती पर या जमीनी संसाधन पर बोझ पड़ने लगा। तो हुआ क्या कि बढ़ती आबादी को खिलाने की एक समस्या आन पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकली एक तरीके से उन्होंने क्रॉप्स को क्रॉस कराना चालू कर दिया। और उन्होंने क्रॉप को जब क्रॉस कराया तो उन्होंने यह पाया कि जो विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन एक पार्टिकुलर क्रॉप नहीं दे पा रहा है, क्रॉस कराने के बाद वो क्या बना कि मल्टी विटामिन हो जा रहा है। ओके, मल्टी विटामिन क्रॉप हो जा रहा है। और दूसरा बात कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यूज किया, उसका क्रॉस कराया और एक नया प्रोडक्ट बनाया। ओके, ये सिंपल सी नियम है कि दो अलग अलग चीजों को आप जब क्रॉस कराइएगा तो जो तीसरा चीज बनेगा वो हमेशा नया ही बनता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें क्या कराया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया कि क्रॉप्स को क्रॉस कराया और एक नए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बना दिया। वो क्रॉप्स कैसा था, मल्टीविटामिन्स और डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप उन्होंने बनाया। तो काफी हद तक जो वर्ल्ड के सामने या WHO के सामने जो चुनौती थी कि भूख से कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने काफी हद तक इसको मतलब सफल कर दिया था, मतलब उसकी कमी को कम कर दिए थे। जैसे पहले क्या होता था कि भूख के चलते बहुत लोग मर जाते थे, तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए अब जो होता है भोजन है वो क्या गरीब तबकों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्रॉप्स से रिलेटेड है। ओके, और इसके जो फादर हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, जिसको जनरली एन बोरलॉग के नाम से जाना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बीटी कॉटन। इसका फुल फॉर्म होता है बीटी का बैसिलस थुरंगिजिनेसिस। क्या, बैसिलस थुरंगिजिनेसिस। ये क्या है, एक बैक्टीरिया के वैरायटी का नाम है। ये जो बैसिलस है ना, बैसिलस, ये एक बैक्टीरिया के वैरायटी का नाम है। ओके, तो बीटी कॉटन में क्या होता था पहले कि कुछ कीड़े लग जाते थे, कुछ बैक्टीरिया लग जाते थे। तो हुआ क्या था, जब बीटी कॉटन में बैक्टीरिया लग जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता था, कीड़े लग जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं बैसिलस थुरंगिजिनेसिस, उसको क्या किया, मॉडिफाई करके उसके सीड में डाल दिया। तो अब होता क्या था कि जब वो फलेगा, जब क्रॉप के साथ आएगा तो वो इनएक्टिव रहेगा, उसका जहर पॉइजन इनएक्टिव रहेगा। लेकिन जब इसको कोई दूसरा कीड़ा खाएगा तो जैसे उसके कीड़ा के सलाइवा के टच में आएगा वो क्रॉप, तो वो क्या करता था कि पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता था।
तो इससे क्या होता था कि वो पॉइजन तो पहले था लेकिन वो हार्म नहीं पहुंचाएगा ह्यूमंस को। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव था। लेकिन जैसे ही जो इंसेक्ट है उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आएगा उसको हार्म पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा होता है इंसेक्ट का वो अल्कलाइन पीएच का होता है और अल्कलाइन पीएच से रिएक्ट करने के बाद बेसिलस जो है वो क्या है, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका यूज हम लोग क्या यूज इसलिए किए बीटी का, क्योंकि एक बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता था कि कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाता था, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, बैसिलस थुरंगीजेनेसिस का यूज किया, जिससे क्या हो कि हमारे कॉटन के प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस अगर फिजिक्स में बताएं तो अलग वैल्यू होती है, लेकिन अगर बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है साइलेंसिंग। क्या? साइलेंसिंग। साइलेंसिंग का मतलब यह होता है कि किसी इंफीरियर जीन को किसी सुपीरियर जीन के द्वारा उसको साइलेंट कर देना। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल या जहां जहां टोबैको प्लांट की खेती की जाती है, ठीक है, तो वहां क्या होता था कि एक बैक्टीरिया है मेलोइडिका इनकॉन्गिसिया। क्या नाम है उसका? मेलोइडिया इनकॉन्गिसिया। ये क्या करता था बैक्टीरिया कि जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट को हार्म पहुंचाता था, मतलब टोबैको प्लांट के प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर देता था। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या उपाय लगाया? आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग का यूज हमने किया। जीन साइलेंसिंग में क्या होता है कि एक इंफीरियर जीन को एक सुपीरियर जीन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है, और इंफीरियर जीन जो होता है वो चूंकि हार्मफुल होता है इसीलिए सुपीरियर जीन के द्वारा उसको सप्रेस कर दिया जाता है। ओके, तो ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग। ये किस प्लांट में यूज होता है? तो टोबैको प्लांट में इसका यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज में इंसुलिन। ओके, इंसुलिन जो होता है वो यूज किया जाता है डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एक्चुअली पहले क्या होता था, जो इंसुलिन निकलता था ना, पहले जो इंसुलिन निकलता था वो क्या था कि जो सुअर का पेनक्रियाज होता है उससे इंसुलिन बनता था। ओके, अब चूंकि मेडिकल फील्ड डेवलप हुआ, बायोटेक्नोलॉजी आया, तो उसने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना चालू कर दिया, जिसे अब पिग्स के पेनक्रियाज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज हो गया इंसुलिन के प्रोडक्शन में, और इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो अब बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। अब पिग्स के पेनक्रियाज की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है वो जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो है उसको कोई जेनेटिकली डिजीज हो गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल उसको टर्नर सिंड्रोम हो गया है, ठीक, तो या एडीए डिजीज हो गया है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डाई एमिनेज डिजीज। ओके, तो ये क्या है? जेनेटिकली डिजीज है, वो बाय बर्थ डिजीज उसके पास है। तो उसको इलाज कराने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं जेनेटिकली डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जिस टेक्निक का यूज करते हैं, जिस थेरेपी का यूज करते हैं, उस थेरेपी को बोलते हैं जीन थेरेपी। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज ये हो गया। और सबसे पहले जीके का एक बताते हैं, हालांकि एनसीईआरटी ने लिख रखी है, सबसे पहले जो जीन थेरेपी किया गया था वो एक 10 साल का बच्चा था और उसको बीमारी हुआ था एडीए, एडिनोसिन डाई एमिनेज, वो बीमारी उसको हुआ था, तो उसको सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया था। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके नाम में देखिए, नाम से ही पता चल जाता है ट्रांसजेनिक। इसमें क्या होता है कि एक एनिमल्स के जीन को दूसरे एनिमल्स के जीन के साथ क्रॉस करा दो या जीन का ट्रांसफर करा दो। जैसे खच्चर जो बनता है वो क्या है? वो क्रॉस से बनता है। तो हम लोग ट्रांसजेन मतलब हम लोग क्यों क्रॉस कराते हैं? क्रॉस इसीलिए कराते हैं क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए कि डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए या लेबरियस चीज चाहिए। जैसे मान लीजिए जो खच्चर है
जो खच्चर जितना मेहनत कर सकता है उतना गाय मेहनत नहीं कर सकती है, इसीलिए हम लोगों ने क्रॉस करा के क्या कराया, म्यूल बनाया, खच्चर बनाया। ओके, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों का वो वैक्सीन सेफ्टी। अब होता क्या है कि साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसा मेथड डेवलप्ड कर लिया है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी चीज के बारे में शोध कर रहे हैं, तो अगर हम शोध कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो नई हम वैक्सीन बनाए हैं वो कितना सूटेबल है ह्यूमंस के लिए, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन का लाइफ स्पेन जो है लंबा है, 60 साल 55 साल है। तो ऐसा थोड़े है जो हम उसको इंजेक्शन देके 55 साल 60 साल तक इंतजार करते रहेंगे जो ऐसा रिजल्ट आएगा ऐसा रिजल्ट आएगा, नहीं, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैब में चूहा जो होता है उस पर टेस्टिंग करते हैं। क्यों? टेस्टिंग करने का कारण ये होता है कि एक तो चूहा का लाइफ स्पेन होता है कम, और उसका बहुत सारा कैरेक्टर्स जो होता है वो हम ह्यूमन से मैच करता है, उसका इम्यूनिटी भी मैच करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन के सेफ्टी के लिए जो होता है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है वो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये नाम से सीधा आप पकड़ सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखिए आजकल साइंस इतना आगे निकल चुका है कि क्या होता है कि जो एक नेचुरल काऊ मिल्क में जितना प्रोटीन नहीं होता है उतना उससे ज्यादा प्रोटीन 1 लीटर में जितना एक नेचुरल गाय प्रोटीन नहीं दे सकती है उतना 1 लीटर में बायोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया दूध प्रोटीन दे सकता है। ओके, तो सब क्या हुआ कि एक लैक्टल एल्बुमिन करके एक केमिकल है, लैक्टल LACT, लैक्टल एल्बुमिन। लैक्टल का मतलब क्या होता है? दूध, मिल्क। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो खोज करा था उसने क्या किया कि एक काऊ थी, उसका नाम था रोजी। तो उसमें क्या किया कि उसके ऊपर रिसर्च करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक, उसने क्या किया कि ये तैयार कर दिया लैक्टल एल्बुमिन। अब ऐसा माना जाता है कि 1 लीटर नेचुरल काऊ जितना दूध नहीं प्रोटीन नहीं दे पाती है उतना ये दे पाता है। और दूसरी बात कि इसी के यूज से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसी का यूज बनाया गया एक मेडिसिन जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एज ए मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूज होता है इफाइसीमा का। किसका? इफाइसीमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ओके, इफाइसीमा आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है। ओके, इफाइसीमा। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, ओके, जिसमें आपको लैक्टल एल्बुमिन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो इफाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म मैंने लिख रखा है GEAC, इसका फुल फॉर्म होता है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। होता क्या है कि मान लीजिए इतना सारा आप रिसर्च कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी होती है। ऐसा नहीं है कि विदाउट कंट्रोल आप बेटी कॉटन बना दिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स पर आप रिसर्च करना चालू कर दिए, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए, वैरायटी पॉइजनस वैक्सीन्स बनाना चालू कर दिए, तो ऐसा रोकने के लिए एक कमेटी बनाया गया जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोला जाता है। वो क्या करता है कि ये सारी जितनी रिसर्च होती है इसको क्या करता है, वो निगरानी करता है, इसको मतलब प्रोटेक्ट करता है, देखभाल करता है कि कोई गलत कदम ना उठे, या उसको वेरीफाई करता है जो प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। देखिए इसके नाम में ही है अप्रूवल कमेटी। ओके, तो इतना
ये सब चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। मैंने पहले ही बता रखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम वैसे चीजों को पढ़ेंगे जो अपने फायदे के लिए हो, तो मैंने आप लोगों को इतने सारे फायदे बता दिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।